Welcome to everyone. Welcome to another lecture of my YouTube channel, which is named as B. Chemistry. Myself Bishwajit Pal. The channel B. Chemistry goes to several topics wise lecture, several solve paper regarding various kind of competitive exams in the area in the subject of chemistry. जैसे मैंने पहले भी बोला था, we will cover up the topic wise lectures as well as several competitive exam solve paper. ये यूट्यूब चैनल में वो चीज़ तुम देख पाओगे एंड फॉर दैट we have already uploaded around 6 to 7 lecture for the solid state chemistry, and for today's lecture we are going to have another session of JEE Mains 2020 solve paper memory based part, जहाँ पे we will have the 3rd September 2020 morning shift JEE Mains solve paper only organic portion. मैंने ये वीडियो लेक्चर को तीनों हिस्सों में बांटा है. द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक, द सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक एंड द थर्ड वन इज फिजिकल. जो भी चीज़ मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, जो भी चीज़ मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग. Though you have any doubt regarding my knowledge that I'm sharing with you, regarding my concept that I have, जो भी सारे चीज़ें that I'm sharing with you, comment section में comment करो. I will try to reply individual one. तो आज के लेक्चर में वी विल हैव अ JEE Mains सॉल्व पेपर 3rd September 2020 मॉर्निंग शिफ्ट मेमोरी बेस्ड पार्ट एंड ऑब्वियसली द ऑर्गेनिक पार्ट. यहाँ पे खाली ऑर्गेनिक वाला पोर्शन करने वाले हैं. देन वी हैव द इनऑर्गेनिक, देन वी हैव द फिजिकल पोर्शन. सो जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, माय चैनल नेम इज B. Chemistry. प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. द वीडियो दैट आई एम अपलोडिंग टू यू, if some amount of this are beneficial, are helpful to you, it boost up your concept, it increase your concept, please subscribe to my channel. And the video that I am uploading in my channel, like button को दबा दो and obviously share with your roommates, classmates, juniors and etc. So here we are going to have the JEE Mains 2020 3rd September morning shift memory based part organic portion only. और एक बात, जिन लोगों ने भी अभी तक हम लोग का फेसबुक चैनल को लाइक या फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके एक बार उसको लाइक या फॉलो कर लेना. बिकॉज फ्रॉम द इन दैट चैनल वी आर गोइंग टू हैव दिस वीडियो लेक्चर इन अ शॉर्ट मोड फॉर्मेट, जहाँ पे मैं स्प्लिट करके ये वीडियो फॉर्मेट्स को 3 या 4 हिस्सों में बढ़ता हूँ अकॉर्डिंग टू माई कंसर्न, मेरे अकॉर्डिंगली. एंड फ्रॉम दैट यू विल गेट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स इन अ वेरी स्मॉल, इन अ वेरी डिस्क्रिप्टिव स्मॉल फॉर्मेट. और उसके साथ साथ जो हम लोग के चैनल में जो मॉडर्न इन्वेंशन ब्लॉग्स, एग्जाम अपडेट्स, डेली क्वेश्चन पेपर अपलोड, जो भी सारे चीज़ें हैं, वो चीज़ तो होता ही है. तो उसके लिए भी तुम ये चैनल को, मतलब जो फेसबुक पेज है उसको तुम एक बार लाइक या फॉलो कर सकते हो. आई होप इससे तुम्हारा कुछ ज़्यादा हार्म नहीं होगा. एंड आई थिंक इट शुड बी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल टू यू टू इंक्रीज योर नॉलेज इन द एरिया ऑफ केमिस्ट्री. तो जो भी है, आज के टॉपिक के साथ हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. दैट इज JEE Mains सॉल्व पेपर 3rd September 2020 पोर्शन. इट इज an organic portion only. Then we'll have the inorganic portion which will be in a separate video. Then we'll have the physical portion which is also in the separate part. तो जल्दी वो सारे वीडियोस आएगा. थोड़ा वीडियो आने में लेट हो गया बिकॉज आई हैव सेवरल स्टफ्स इन माई लाइफ, जहाँ पे भी मैं अभी जॉब करता हूँ एंड ऑल दिस आर द थिंग दैट आई हैव टू मेंटेन अलॉन्ग विद दिस यूट्यूब चैनल. तो इसके लिए थोड़ा डिले होगा ये जो वीडियो है अपलोड करने में, थोड़ा उसके लिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा माफ़ कर देना मुझे, ठीक है. दिस इज समथिंग कॉल्ड B. Chemistry. सब्सक्राइब टू माई चैनल. वी विल स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक दैट इज JEE Mains सॉल्व पेपर 3rd September 2020 ऑर्गेनिक पोर्शन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो what is the first question? The first question is, which of the following compound has the strongest acidic hydrogen? Now the question that come to our mind that these are the compounds which are given to us, and these are not carboxylic acid derivative compound, these are something different. कि जैसे मान लो कोई भी टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन आता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे विल आस्क दैट तुम चारों कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड का डेरिवेटिव है या फिनॉल कंपाउंड का डेरिवेटिव है, उसके अकॉर्डिंगली दे विल आस्क दैट व्हिच वन इज मोस्ट एसिडिक, व्हिच वन इज लेस एसिडिक, उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ जाता है. लेकिन जब हम लोग के पास we will have this kind of compound which haven't any kind of carboxylic acid or the phenol, though they are acidic in nature, तो यहाँ पे तो कुछ अलग मामला है. ये कंपाउंड को छोड़ के, मतलब ये वाला कंपाउंड को छोड़ के बाकी जो सारे कंपाउंड्स हैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस बोथ कंपाउंड हैज दिस कॉमन पार्ट. जो कॉमन पार्ट को हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे, दिस इज समथिंग कॉल्ड द मिथिलिन ग्रुप.
Okay, when you talk about the methylene group, that is something represented as CH2. ये मिथिलीन ग्रुप का जो हाइड्रोजन है, दैट हाइड्रोजन विल पार्टिसिपेट इन द एसिडिटी ऑफ दैट सर्टेन कंपाउंड. अब जब ये कंपाउंड का ये मिथिलीन ग्रुप का हाइड्रोजन जब एसिडिटी में पार्टिसिपेट करेगा, देन यू ओनली कंसीडर दैट दिस कंपाउंड इज एसिडिक इन नेचर एंड दिस हैज अ प्रोटॉन टू रिलीज. लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हम लोगों ने तो देखा नहीं कि CH2 ग्रुप कभी भी हाइड्रोजन रिलीज करता है. ऐसी बात तो हुआ नहीं है कभी कि मान लो तुम्हारे पास इथेन है या इथेन है या प्रोपेन है या और भी कोई ग्रुप्स है जहां पे यू हैव द CH2 एज योर मिडिल पोर्शन ऑफ दैट सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ दैट सर्टेन हाइड्रोकार्बन. वहां पे तो बोला नहीं गया कि वो वाला हाइड्रोजन यहाँ पे निकलेगा और यू हैव दैट दोस काइंड ऑफ एसिडिटी एंड ऑल. ओके, बट ये जो तीनों कंपाउंड यहाँ पे दिया गया है, इसको छोड़ के एक्सेप्ट दिस वन, दिस थ्री कंपाउंड्स आर समथिंग रिप्रेजेंट वेरी इंटरेस्टिंगली एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड. ओके, एक्टिव methylene compound. These are the three compounds which are something represent the active methylene compound or the active methylene groups. ये CH2 को बोला जाएगा active methylene groups and these are the called active methylene compound which have in the range of pK value it's very less compared to its shift towards less than of 10. 10 से नीचे भी ये चीज आता है. जैसे मान लो अगर मैं ये compound के बारे में बात करूं, if you have this compound as our molecule, this compound has a pK value of 9. That is something represent this compound is acidic in nature because phenol का pK value भी यही range में आता है जिसके accordingly phenol को slightly acidic पकड़ा जाता है. And when you have this active methylene compound which has also the same pK value, then you can consider that these are also acidic in nature, जिसको अगर तुम कोई strong base के साथ treat करो then it will release the proton and you have the salt plus water. अभी क्वेश्चन आएगा कि ये एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड को कैसे तुम एसिडिटी, इसका एसिडिटी कैसे तुम जज कर रहे हो. द पॉइंट इज देयर आर टू स्टेप्स बाय विच दिस थिंग इज एक्सप्लेन, और वो दोनों चीजें ही एक चीज के साथ लगा हुआ है जिसका नाम है कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी. कॉन्जुगेट बेस का मतलब क्या है? कॉन्जुगेट बेस का मतलब है जब तुम्हारे पास कोई एसिड है, वो एसिड को जब तुम बेस के साथ ट्रीट करते हो, जैसे मान लो OH- के साथ तुमने ट्रीट किया है और उसके बाद वो एसिड OH- के साथ रिएक्ट करने के बाद इट विल गिव अ एनायन. सपोज एन एग्जांपल, इफ यू हैव द एसिटिक एसिड एज योर fundamental scenario, then the acetic acid will give you CH3COO- plus H plus. Now the part is, this is the part which is something represent conjugate base. और अगर ये कॉन्जुगेट बेस रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है टू जज वेदर दिस कंपाउंड इज स्ट्रांगली एसिडिक और नॉट, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत सारे कंपाउंड का एसिडिटी डिपेंड करता है. जैसे एज एन एग्जांपल, इफ यू हैव द फेनॉल इज गिविंग फेनॉक्साइड आयन एज इट्स कॉन्जुगेट बेस एंड दैट फेनॉक्साइड आयन इज वेरी एसिडिक इन नेचर बिकॉज in the phenoxide ion this is going to be stabilized by resonance, and when it is going to be stabilized by resonance it will have some acidity जिसके accordingly हम लोग बोल सकते हैं कि ये blue litmus को rate करेगा. So conjugate base stability for this kind of active methylene compounds are very important to certify their acidity, to judge their acidity. Okay, and this conjugate base stability can be described regarding various aspects. जैसे मान लो रेजोनेंस इफेक्ट के द्वारा तुम इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, माइनस आई इफेक्ट के द्वारा तुम इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. These are the points by which you can explain that conjugate base stability. कि रेजोनेंस है, अच्छा ठीक है, चलो मान लो रेजोनेंस है, that means that conjugate base is very stabilized. कि माइनस आई इफेक्ट, एक strong electron withdrawing group attached है with that active methylene compound. That means that group should be stabilize the conjugate base. Conjugate base का मतलब ये वाला anion जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ. Okay, I hope you understand, and for that purpose only you can explain that this compound has favorable acidity when it is treated with a strong base. So resonance effect, electron withdrawing, that is minus I effect, these are the parts by which you can explain this portion. तो यहाँ पे
पहले चीज ये बता दूं, ये तीनों कंपाउंड जो है, मतलब ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड, बिटवीन दिस थ्री कंपाउंड्स ये तीनों का एसिडिटी ये वाला कंपाउंड से सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज दिस कंपाउंड हैज अ pK वैल्यू ऑफ 25, and when it has a pK value of 25, that is something represent it that it isn't that much acidic in nature compared to this one, compared to this one or compared to this one. I hope you understand. तो यहाँ पे ये तीनों एक्टिव मिथिलीन ग्रुप के अकॉर्डिंगली वी हैव टू जज दैट विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन नेचर, दैट इज विच वन विल गिव द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक हाइड्रोजन. तो उसके लिए हम लोग एक और स्लाइड लेते हैं और उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं. I hope you understand about this active methylene compound. This one, and this one. These are the active methylene groups which has a CH2, which hydrogen is something represent this acidity. समझ में आया कि नहीं? चलो दूसरे पेज में जाते हैं. Okay. Another thing is we have 3 separate compound. मैं तीनों separate compound को लेके यहाँ पे बात करूंगा. Now when it is releasing an amount of hydrogen from this portion, it is something looking like here we have a minus charge because it has 2 hydrogens. By a basic substance, this hydrogen is going to be abstracted and you have this conjugate base as your fundamental molecule to explain this compound acidity, जिसके stability के accordingly तुम जाओगे. अभी ये conjugate base का जो negative charge है that is going to be resonantly stabilized. This is going to be resonantly stabilized over this carboxylic group in both side. यहाँ पे भी ये चीज़ हो सकता है, okay? और यहाँ पे भी ये चीज हो सकता है. दैट इज दिस कार्बन आयन और दिस कॉन्जुगेट बेस इज रेजोनेंसली स्टेबिलाइज्ड बाय द माइनस आर इफेक्ट ऑफ दिस COO CH2 CH3 group. And also here we have a minus I effect also from that A star carbon. A star carbon का मतलब अगर मैं बताऊं तो this is the A star carbon. Okay, and that A star carbon is showing a some amount of minus R effect which includes the stability of that carbon ion, because obviously जितना minus I effect होगा, जितना electron withdrawing power होगा, the carbon ion gets more stability. Okay, so regarding that, the minus R effect and obviously the minus I effect of this A star compound, these are the two things which includes our parameter to judge whether the compound is acidic or not. तो ये चीज़ तो हो गया, ये रेजोनेंस इफेक्ट का मामला तो हो गया. अभी दूसरे कंपाउंड पे आते हैं. दूसरे कंपाउंड के अकॉर्डिंगली वी हैव अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मेरा मिस्टेक हो गया थोड़ा, वो थोड़ा इग्नोर कर लेना यहाँ पे, कि यहाँ पे मैंने थोड़ा चीज़ लिख दिया है जो तुम्हें दिखाई नहीं देगा बिकॉज वहाँ पे हम लोग का वेब कैम ओपन है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ थोड़ा इग्नोर कर लेना. मैंने जो भी बोला वो चीज़ को एक बार सुन लेना. तो इसके अकॉर्डिंगली इट इज़ ऑल्सो ए स्टार कॉम्पाउंड, बट द पॉइंट इज़ यहाँ पे भी वही चीज़ देखने को मिलेगा जो चीज़ तुम्हें देखने को मिला था फॉर दैट सर्टेन ethyl star derivative compound. Okay, it has a resonance effect, that is the minus R effect of that COOCH3 group, and obviously the minus I effect of that COOCH3 group. I hope you understand the concept. तो ये दोनों चीज ही तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन द पार्ट इज which one is strongly acidic in nature. मेरे अकॉर्डिंगली ये वाला जो है ये ज़्यादा स्ट्रांगली एसिडिक होगा. रीज़न क्यों है? अभी तीसरे वाले में हम लोग आए नहीं हैं, उससे पहले मैं ये दोनों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हर एक कॉम्पाउंड को जो हम लोग ले रहे हैं वो हर एक कॉम्पाउंड को हम लोग एक्सप्लेन करें. तो ये वाला कॉम्पाउंड का जो मामला है ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ा ट्रिकी है, बिकॉज ये वाला कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू दिस वन. बिकॉज ये वाला कंपाउंड में तुम इंटरेस्टिंगली एक चीज़ तुम देख पाओगे जो है यहाँ पे इथाइल ग्रुप है और वहाँ पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे इथाइल ग्रुप है. सो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन? इथाइल और मिथाइल में जो डिफरेंशिएशन होता है वो थोड़ा इंडक्टिव इफेक्ट का मामला होता है.
सो रिगार्डिंग दैट, ये कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगा वो थोड़ा कम होगा, ये वाला कार्बन के बारे में बात कर रहा हूं, कंपेयर टू दिस कार्बन। ये एक पॉइंट है, और ज्यादा मुझे यहां पे कोई पॉइंट दिखता नहीं है, बिकॉज बोथ दीज आर द कंपाउंड विच आर जस्ट डिफरेंशिएटेड बाय दैट पार्ट। तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि दिस वन शुड बी स्ट्रॉन्गर एसिड कंपेयर टू बोथ। ओके, तो लास्ट वाले में आते हैं। लास्ट वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहां पे वी हैव अ साइनाइड डेरिवेटिव, active methylene cyanide derivative compound, and from that active derivative cyanide methylene compound we have a very interesting format, which is something represented. This is the -1. This -1 is going to be stabilized over the cyanide ion, obviously in that way or in that way, in both way this is going to be stabilized, so that minus R effect are heavily dominated by the cyanide group as well as the minus I effect. Now the point is, in most of the cases the minus R effect is dominant, लेकिन यहाँ पे एक चीज ज्यादा है compared to this to A star functional group, that is minus I effect of the cyanide. Cyanide is one of the most prominent minus I effect group, because यहाँ पे जो कार्बन है, this carbon I am talking about, this carbon is sp hybridized, and when you consider this carbon is sp hybridized, this sp hybridized carbon will have more electron withdrawing power compared to the other ones. यहाँ पे जो कार्बन है, मतलब जो A star वाला कार्बन है, दिस कार्बन अगर पकड़ लो तो दिस इज एन sp2 hybridized कार्बन which hasn't that much electronegative compared to the sp1. It hasn't that much electronegative, but sp is more electronegative, so it will show more amount of electron withdrawing inductive effect, which will affect over this minus charge, and as a result this minus charge is going to be stabilized. And that is something explained that for me, according to me, as Cn minus or the Cn has the most electron withdrawing effect, it should be the mostly acidic compound. तो वहां पे जो सारे compounds थे, उससे पहले ये वाला compound नंबर 1 में आएगा, उसके बाद ये वाला compound नंबर 2 में आएगा, फिर ये नंबर 3 में आएगा, और जो alkyne था हमारा, that should be number 4. That is my order. जो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन कुछ अलग है, लेकिन यहाँ पे मैं यही चीज बोलूंगा, that is this compound should have the highest acidic hydrogen, which will release the hydrogen more easily. Because of the strong electron withdrawing effect of cyanide. Minus R effect in both case you have, in every case, as for the A star as well as for the cyanide, but the minus I effect, the predominant minus I effect is going to be offered by the cyanide system, which will increase the carbanion stability, and that's why the active methylene cyanide derivative compound is the most stable one to have our strongest acidity system. I hope तुम्हें समझ में आ गया होगा. Okay, और यहाँ पे I effect को इतना क्यों हम लोग मेजोरिटी दे रहे हैं? बिकॉज द कार्बन आयन दैट इज जनरेटेड हियर, इट इज वेरी क्लोजर, इट इज प्रीटी क्लोजर टू दैट साइनाइड ग्रुप. एक कार्बन दूरी के है, ओके, एक कार्बन दूरी में है, दैट मीन्स इट्स अ वेरी 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 क्लोजर टू दैट इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप. यहाँ पे हर एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, अलग मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूंगा. जैसे मैंने पहले बोला था, दीज आर समथिंग कॉल्ड एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, और दीज आर समथिंग रिप्रेजेंट दैट दे आर एसिडिक टूवर्ड्स अ स्ट्रॉन्ग बेस. जिन लोगों का पीके वैल्यू लेस देन 10 होता है, जैसे मैंने जो कंपाउंड ड्रॉ किया था इन द प्रीवियस स्लाइड, विच इज समथिंग लुकिंग लाइक दिस, जे कीटोन डेरिवेटिव कंपाउंड है, दिस हैज अ पीके वैल्यू ऑफ 9, दैट मीन्स दे आर एसिडिक इन नेचर. ओके, तो यहां पे इसको कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी के ऊपर तुम्हें ये चीज को एक्सप्लेन करना है. आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ओके, तो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जेल्डल टेस्ट हम लोग को दिया गया है, एंड वी हैव 4 रिएक्शंस व्हिच आर समथिंग लुकिंग लाइक दिस, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई इन द गिवन रिएक्शंस व्हाट विल बी द प्रोडक्ट व्हिच विल नॉट शो, ऑब्वियसली व्हिच विल नॉट शो द Gelder's test. Now what is Gelder's test? It is one of the most prominent tests to identify the nitrogen element, if it's present or not. Nitrogen as an element, if it's present in that certain compound or not, that is something certified by the Gelder's test, which is one of the most prominent tests to have. Okay,
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो लैसाइन टेस्ट होता है वो लैसाइन टेस्ट के बाद एलिमेंट टेस्ट होता है। कोई फंक्शनल ग्रुप जब तुम करते हो टू एनालाइज द व्हाट फंक्शनल ग्रुप दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज, उसके अकॉर्डिंगली व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट दैट दिस कंपाउंड हैज nitrogen as an element, then you can easily identify from that certain result that it should be amine, that is NH2 as a functional group, it should have nitro, it should have cyanide and so on. ओके तो वो एलिमेंट डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और फॉर दैट द जेल्डाल टेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टेस्ट दैट वी हैव व्हिच एक्सप्लेन द नाइट्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट सर्टेन कंपाउंड। तो जो भी सारे अमोनिया नाइट्रोजन डेरिवेटिव functional groups hai, they will always show the Geldahl test. Now you have to identify that part over this A, B, C, D, okay, which one will give that kind of positive test, which will not give that kind of positive test having the Geldahl method. Geldahl method में कोल लिया जाता है, concentrate H2SO4 लिया जाता है, एक्सेस एमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है वो मिक्सचर को, उसके बाद एमोनिया रीजनरेट होता है। वो प्रोसेस बहुत ईजी है, ओके, और यूज़ किया जाता है इन द वेरियस एस्पेक्ट्स। तो जो भी है वो प्रोसेस अगर बाद में टाइम मिले तो मैं डिस्कस करूंगा उसके अकॉर्डिंगली। अभी हम लोग ये क्वेश्चन का आंसर करते हैं जो आया है 3 सितंबर 2020 JEE मेंस मॉर्निंग शिफ्ट पोर्शन। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं? वी हैव लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, द फर्स्ट कंपाउंड दैट वी हैव, दैट इज वी हैव अ साइनाइड which is going to be treated with LiLH4, and when the cyanide is going to be treated with LiLH4, this will give CH2NH2, correct? And when this is give CH2NH2, it has a nitrogen, that is nitrogen derivative functional group, that is NH2, so it will positively give the Geldahl's test, okay? So lithium aluminum hydride is the reducing agent that we have, so it will reduce the cyanide functional group, and we have a primary amine, that is a 1 degree amine as our product, which will show positive Geldahl test. समझ में आया कि नहीं? So the next one will have the amine, obviously phenolic aniline system है, चलो सिस्टम ही यहाँ पे डालते हैं बिकॉज नहीं तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बिकॉज एरोमेटिक एमिन के लिए ये टेस्ट थोड़ा अलग रिजल्ट देता है और एलिफेटिक के लिए इसका रिजल्ट थोड़ा अलग होता है, ओके। सो इट इज समथिंग रिप्रेजेंट एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डाइजोटाइजेशन टेस्ट। ये टेस्ट बहुत ही फेमस है, जिन लोग को अभी तक क्लास 12 में थोड़ा बहुत पढ़ाई किए हो नाइट्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड के बारे में, obviously everyone should know about this test, diazotization test. So what is going to be happen in the diazotization test? This NH2 group is going to be converted into the diazonium chloride, that is N plus triple bond NCl minus. समझ में आ रहा है कि नहीं? This is something called diazonium chloride, benzene diazonium chloride. And when you have this benzene diazonium chloride as your product, which has a N2 plus, but this N2 plus is very unstable. It is very unstable when it is treated with a simple amount of water, okay. It is going to be converted into the phenol. It is going to be converted into the phenol, which is something represent this N2 will release as a side product, and that is something represent this benzene diazonium chloride is one of the most unstable compound that we have, जिसके लिए यहाँ पे टेम्परेचर भी देखो मैंने लिखा है 0 to 5 degree centigrade, okay. And for that, when you have this thing as your product, after just treating with water, you can't expect that this compound, though it has a nitrogen derivative functional group, you can't expect that this will give Geldahl's test, because it will not survive towards the eliminate point of the Geldahl test, जहाँ पे तुम at last पाओगे कि ये है nitrogen derivative compound, it will not give because it is a very unstable functional group. जो भी सारे चीजें नाइट्रोजन डेरिवेटिव फंक्शनल ग्रुप देते हैं, द डायजोनियम विल नॉट शो बिकॉज दिस इज अ वेरी अनस्टेबल कंपाउंड. यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन किया है इसलिए ये चीज तुम्हें देखने को मिल रहा है. अगर यहाँ पे ये RnH2 तो हम लोग बिठाते ना, मान लो अगर हम लोग RnH2 यहाँ पे बिठा रहे हैं, उसके बाद इसके साथ डाइजोटाइजेशन का जो रिएजेंट्स है ये रिएजेंट यहाँ पे डाल रहे हैं, तो यू विल हैव द प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहल नॉट द डायजोनियम.
एरोमेटिक में थोड़ा बहुत स्टेबल होता है, एलिफेटिक में तो ये चीज और भी डिस्टेबल हो जाता है। तो जो भी है यहाँ पे, दो इट हैज, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, दो इट हैज अ नाइट्रोजन डेरिवेटिव फंक्शनल ग्रुप, it hasn't show any kind of Geldahl test to represent that it has a nitrogen derivative element as a functional group. So it will show the negative result. समझ में आ रहा है कि नहीं? It will show the negative result, and that is something represent. It is a very 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 interesting part from our side to have this kind of amine derivative compound after diazotization having no Geldahl test result. I hope you understand. तो इसके बाद वाले क्या मॉलिक्यूल्स है? इसके बाद वाले मॉलिक्यूल में CH2CN दिया गया है, जिसके साथ यू विल हैव एसेंशियल टू HCl और H2 दिया गया है। और ये चीज मैं यहाँ पे बता दूं, ये जो रिएक्शन है इसको बोला जाता है स्टीफन रिएक्शन। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रिएक्शन दैट वी हैव, दैट इज, इसको बोला जाता है स्टीफन रिएक्शन। और ये स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है? दिस CN, ओके, दिस CN यहाँ पे मैं छोटा करके लिखता हूं, दिस CN इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द एल्डिहाइड। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्टीफन रिडक्शन। ये स्टीफन रिएक्शन में द CN इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द एल्डिहाइड, दैट इज समथिंग रिप्रेजेंट यहाँ पे नाइट्रोजन डेरिवेटिव। ये C जो ग्रुप है यहाँ पे तुम्हें नाइट्रोजन डेरिवेटिव कोई फंक्शनल ग्रुप देखने को नहीं मिलेगा। सो दैट्स व्हाई C शुड नॉट बी गिव एनी काइंड ऑफ जेल्डाल टेस्ट रिजल्ट। और लास्ट में जो है हम लोग का, जिसका बोला जाता है CN, जो H2 निकेल के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये नथिंग बट यही रिएक्शन है जहां पे CN इज गोइंग टू बी रिएक्ट विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड यू हैव प्राइमरी एमीन। वही चीज तुम कर सकते हो, वही चीज तुम कर सकते हो इफ यू ट्रीट द मॉलिक्यूल बाय H2 निकेल। समझ में आ गया? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H2 निकेल, इन बोथ केस यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट। सो द प्रोडक्ट A and D both are the same thing, both are the same product. So that means these are the two things which will respond over the Geldahl test, because both are the reducing agent which will reduce the CN and format into, sorry, and convert into CH2 NH2. I hope you understand the concept. तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? तो ये था हम लोग का पहला टास्क, दैट इज दूसरा क्वेश्चन, दैट इज which of the following product will not show, that is for my opinion the option should be option number B and option number C. These are the two things according to my opinions, these are the answer which will not give any kind of test result, B and C. Okay, तो जाते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? तीसरे क्वेश्चन में लिखा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाउ देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बारे में जब बोला जा रहा है तो यहाँ पे दो चीज मैं यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। पहले मैं इसका जो जनरल मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म को ड्रॉ करता हूँ अबाउट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। चलो मान लो यहाँ पे H+ एक दे देता हूँ, कोई बात नहीं है, एक ही बात है, अलग कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो मैंने ये सिस्टम लिखा है इसके अकॉर्डिंगली दो चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। पहली बात तो ये जो कार्बन है दिस इज sp2, और दूसरी बात ये जो कार्बन है ये है sp3। जब ये कार्बन sp2 थे sp3 में कन्वर्ट होगा, इसको बोला जाएगा स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। क्यों बोला जाएगा? बिकॉज इन द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन द स्टेप दैट इज प्रिटी हार्ड टू ओवरकम, यहाँ पे वही है sp2 से जब sp3 में आएगा। पहली बात तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे था 3, जो यहाँ पे कन्वर्ट होगा इनटू 4, सही में, जो यहाँ पे कन्वर्ट होगा इनटू 4। और जब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 3 से 4 में आएगा, पहली बात यहाँ पे स्ट्रक्चर था ट्राइगोनल प्लैनेट, जहाँ पे टेट्राहेड्रल में इसका स्ट्रक्चर हो जा रहा है, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में इसका स्ट्रक्चर हो जा रहा है टेट्राहेड्रल। सो फॉर दैट it is going to be non-planar system which is unstable for a system. And the second thing is coordination number 3 से जब 4 में आएगा, it is going to have more number of atoms that are surrounded to that certain carbon which will increase the steric hindrance around it. तो ये पहला रीजन है कि steric hindrance जो बहुत ही prominent है कि कार्बन जब sp2 से sp3 में आएगा, so it will have a steric hindrance part which put over this,
and the second thing that we have is something represent the electron deficiency. क्या बोल रहा हूं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ओवर द कार्बोनिल कार्बन. ओके, when you have the electron deficiency over the carbonyl carbon, जहां पे तुम देख सकते हो यहां पे you have the carbon, ये दोनों चीज को तुम्हें अच्छी तरीके से करना है. पहले इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के बारे में. अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के बारे में कुछ ऐसा है कि तुम्हारे पास जो ग्रुप्स है दैट आर अटैच्ड टू दैट सर्टेन एल्डिहाइड और कीटोन कार्बन, वो ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है टू जस्टिफाई वेदर द कंपाउंड इज एसिडिक और नॉट. सॉरी टू जस्टिफाई वेदर द कंपाउंड इज इलेक्ट्रोफिलिक और नॉट. मतलब जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक है या नेचर में या नहीं. बिकॉज जितना ज्यादा ये डेल्टा प्लस होगा उतना इजीली न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करेगा एंड वी हैव द प्रोडक्ट प्रोमिनेंटली. करेक्ट. सो उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो एल्डिहाइड में क्या होता है कि एक एल्किल ग्रुप होता है और एक हाइड्रोजन होता है. तो हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता नहीं है. तो हाइड्रोजन का जैसे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता नहीं है, तो हाइड्रोजन का के अकॉर्डिंगली ये कार्बन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेशन नहीं होगा. तो एल्डिहाइड ग्रुप जो है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ये चीज दिमाग में याद रखना, जो एल्डिहाइड ग्रुप्स है उन लोगों का जो कार्बन होता है दैट इज दैट CO कार्बन, उसका जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है दैट शुड बी ग्रेटर कंपेयर टू द कीटोन वन. समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड फॉर दैट, because the ketone is attached to a two alkyl groups which are showing a strong electron donating effect which will decrease the carbonyl carbon electron density, which will increase the carbonyl carbon electron density and as a result nucleophile will not attack easily, जो aldehyde कार्बन में हो सकता है. समझ में आ रहा है? ये पहली बात. दूसरी बात ये है कि अब तुम्हारे पास जब एक फिनाइल रिंग रहेगा, वो फिनाइल रिंग क्या करेगा, इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स दैट कार्बन सेंटर. और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या होगा, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा. मैं यहाँ पे थोड़ा इसको ड्रॉ करता हूँ तुम्हें समझाने के लिए. यार PH ही लिखता हूँ, चलो इसको थोड़ा अलग करके लिखता हूं. समझ में आ रहा है कि नहीं? द कार्बन, दिस कार्बन इज शोइंग अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट. ये कार्बन दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट, जिसके अकॉर्डिंगली इट विल withdraw the electron by having the minus R effect from the benzene ring. That means when the benzene ring is attached to that certain carbon, this electron density is going to be very much increased because it is showing a strong electron withdrawing effect from the benzene ring or the phenyl ring, and as a result the carbon electron deficiency will decrease, the efficiency will increase, और जिसके अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या होगा, कम होता जाएगा. जो रेट है वो कम होता जाएगा. तो एक चीज यहां पे दिमाग में अच्छी तरीके से रख लो कि व्हेन यू हैव एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड का जो एडिशन का रेट है वो सबसे ज्यादा होगा. ओके, ये चीज दिमाग में रख लो. और दूसरी बात ये है कि जब तुम्हारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन आएगा तो एरोमेटिक और एलिफेटिक में एलिफेटिक कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, वॉट एवर इट इज, इसका जो रेट होगा वो भी ज्यादा होगा. बिकॉज एलिफेटिक में क्या हो रहा है, द बेंजीन रिंग के तरह इसका उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी नहीं है, जैसे मैंने माइनस आर इफेक्ट करके दिखाया. तो इसके अकॉर्डिंगली एरोमेटिक का क्या होगा, एरोमेटिक ग्रुप में जब तुम बात करोगे बेंजाल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड के बारे में, सो बिटवीन बेंजाल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड शुड हैव ग्रेटर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रेट कंपेयर टू बेंजाल्डिहाइड. समझ में आ गया है होगा? तो नेक्स्ट जो था स्टेरिक इफेक्ट.
ये था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सॉरी, द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ दैट कार्बन एटम, मतलब कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है उसके ऊपर ये चीज मैंने बोला। ओके, सो अभी जो चीज मैं बोलना चाहूंगा वो कुछ ऐसा होगा कि स्टेरिक हिंड्रेंस। अभी स्टेरिक हिंड्रेंस का मामला जब आएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इसको हम लोग डील करेंगे। क्या डील करेंगे? स्टेरिक हिंड्रेंस में हम लोग बताएंगे कि दैट कार्बन, द एल्डिहाइड और द कीटोन कार्बन, वो कार्बन जब sp2 से जब sp3 में कन्वर्ट होगा तब इसके पास एक OH O- रहेगा जो कॉमन है, और इसके पास एक न्यूक्लियोफाइल रहेगा वो भी कॉमन है, लेकिन ये जो ग्रुप रहेगा ये अनकॉमन है। अभी ये दोनों ग्रुप जितना बल्कि होगा, मान लो ये R1 पकड़ लेते हैं, इसको R2 पकड़ लेते हैं, तो R1 और R2 का जो बल्कीनेस है वो जितना बढ़ेगा, ओके, दैट कार्बन इज गोइंग टू बी डिस्टेबिलाइज्ड। समझ में आ रहा है? दैट कार्बन इज गोइंग टू बी डिस्टेबिलाइज्ड, ठीक है। और ये कार्बन जितना डिस्टेबिलाइज्ड होता जाएगा, ये sp2 से जब ये sp3 में आ रहा है, ये कॉन्वर्शन धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, इट विल नॉट ट्राई टू कन्वर्ट फ्रॉम sp2 टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे एक चीज तुम्हें याद रखना है कि ये कार्बन के साथ जो दो ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है उन लोगों का बल्कीनेस कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये डिस्टेबिलाइज्ड होगा, because the coordination number is increased, and as a result that step of that certain nucleophilic addition will not happen easily, okay। तो उसके अकॉर्डिंगली भी अभी हम लोग जब जाते हैं तो एल्डिहाइड का जो रिएक्टिविटी है वो कीटोन से क्या आता है? कीटोन से ज्यादा आता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, एल्डिहाइड का जो स्टेबिलिटी है वो भी कीटोन से ज्यादा आता है, तो इसमें तो अलग करके कुछ कहने का मुझे नहीं है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग का कौन सा वाला सबसे ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा जो होगा मोस्ट रिएक्टिव, इट शुड बी एसिटाल्डिहाइड, ओके, बिकॉज इट शोज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी टू दैट sp2 hybridized carbon, and obviously it has less steric hindrance factor, much less steric hindrance factor compared to the other ones। अगर बात करूं तो ऑर्डर, सर आप बोलिए ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर में बता देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्डर तो ये एसिटाल्डिहाइड सबसे ज्यादा आएगा, मतलब ये आएगा हम तुम लोग का 1, ठीक है, ये आएगा तुम लोग का 1, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा तुम लोग का ये 2, उसके बाद आएगा ये 3, और उसके बाद आएगा ये 4। ये तुम भी वीडियो पॉज करके कर सकते हो, देखो तुम्हारे साथ मेरा वाला मैच खा रहा है कि नहीं। एक एल्डिहाइड है जिसको हमने सबसे पहले रखा है, उसके बाद हम लोग कीटोन में आ रहे हैं जहाँ पे एलिफेटिक को हमने दो नंबर मार्क्स दिया है, उसके बाद हमने और एक एलिफेटिक पार्शियली एलिफेटिक डेरिवेटिव पार्ट को 3 नंबर दिया है, और जहाँ पे 2 एरोमेटिक है उसको हमने 4 नंबर दिया है। तो दिस इज द रेट ऑफ दैट सर्टेन एल्डिहाइड कीटोन कंपाउंड इन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये चीज तुम्हें समझना पड़ेगा, अदरवाइज यू कांट सॉल्व द प्रॉब्लम। यही जेईई मेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चीज है। तो जैसे मैं हर समय बोलता हूं, इन माय यूट्यूब चैनल वी हैव द ब्रीफ डिस्कशन, डेप्थ डिस्कशन अबाउट एवरी क्वेश्चंस, टॉपिक्स एंड सो ऑन। तो दोस्त लोगों को रेफर करो, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब द चैनल दैट इज B.Chemistry, ओके। तो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये जो चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, दिस आर ऑल समथिंग रिप्रेजेंट द जेईई मेंस 2020 3 सितंबर ऑर्गेनिक पोर्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मॉर्निंग पोर्शन, ओके। सो यहाँ पे और एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन दिया गया है, जहाँ पे तुम्हारे पास Rx है, दैट इज गोइंग टू बी इनटू R प्लस X माइनस, न्यूक्लियोफाइल हो रहा है, RNA हो रहा है। आई थिंक जिन लोगों को पता है उन लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर ने तो SN1 के साथ बात करने के लिए ये क्वेश्चन रखा है, because SN1 में क्या होता है, this is the slow step of the reaction in which a carbocation will form, and this is the first step of the reaction where the nucleophile is going to be attached over that carbon or the carbocation, and you have the nucleophilic substitution unimolecular। स्लो स्टेप है इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर में आ रहा है, बिकॉज स्लो स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, तुम्हें बोलना पड़ेगा विच वन इज और आर करेक्ट। तो उसके अकॉर्डिंगली यू हैव 4 ऑप्शंस, एंड फ्रॉम दिस 4 ऑप्शन यू हैव टू जस्टिफाई वेदर विच ऑप्शन
obviously which option is correct or our options are correct or not. okay, तो हम लोग आते हैं यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है, पोलरिटी ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस। बहुत सही चीज है भाई। पोलरिटी का मामला क्या आता है, SN1 रिएक्शन में हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्वेश्चन आएगा सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या है, पोलर का मतलब पता है, प्रोटिक का मतलब क्या है। वाटर एज एन एग्जांपल ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक का मतलब यह है कि ये जो हाइड्रोजन है वाटर का, दैट हाइड्रोजन कैन रिलीज एज अ प्रोटॉन और H+, सो दैट इज समथिंग कॉल्ड प्रोटीन, सॉरी दैट इज समथिंग कॉल्ड प्रोटिक सॉल्वेंट, जिसके अकॉर्डिंगली यू हैव दैट कॉम्पाउंड acidic hydrogen that can release over that aqueous medium, जिसको प्रोटिक बोला जाता है। तो that's why water is an example of polar protic solvent। तो यहाँ पे SN1 में पोलर प्रोटिक का क्या मामला है, बहुत सही मामला है। बिकॉज अच्छे से देखो, जब तुम्हारे पास RX है और उसके बाद जब ये RX R प्लस R- में यहाँ पे डिसोसिएट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ये हम लोग का स्लो स्टेप होता है रिएक्शन का। लेकिन एक चीज़ देखो, ये मॉलिक्यूल था यहाँ पे ऑक्टेट में, यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे सेक्सटेट में। और जब ये सेक्सटेट में आ रहा है, दिस कार्बोकैटायन इज गोइंग टू बी इन सेक्सटेट कॉन्फ़िगरेशन, जो एक सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। बिकॉज फॉर दैट सिस्टम व्हेन इट इज इन सेक्सटेट कॉन्फ़िगरेशन, ये एक बॉन्ड शॉर्ट है। हम लोगों को क्लास 10 से पढ़ाया जाता है, क्लास 9 और 10 से पढ़ाया जाता है, एवरी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग टुवर्ड्स सैटिस्फाइड ऑक्टेट। लेकिन जब एक स्पीसीज खुद ब्रेकडाउन होकर सेक्सटेट में आ रहा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो इसको ग्रिड दिखाया जा रहा है। अभी वो ग्रिड क्या है, वो ग्रिड कुछ ऐसा है कि यहाँ पे तुम्हारे पास अगर कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ये कार्बोकैटायन को स्टेबिलाइज्ड करेगा। इट विल स्टेबिलाइज द कार्बोकैटायन बाय हैविंग अ वेरी फेमस, वेरी नोन हाइड्रेशन प्रोसेस। द सेम थिंग विल बी हैपन फॉर द X माइनस में उल्टा करके कुछ आएगा, जहाँ पे HOH होगा, ठीक है, यहाँ पे HOH होगा, HOH होगा, HOH होगा, ठीक है। लेकिन दिस आर द पार्ट विच इज समथिंग रिप्रेजेंट द सॉल्वेशन। और अगर ये हम लोग का सॉल्वेशन पार्ट है, ये सॉल्वेशन पार्ट के लिए वी रिक्वायर अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और यही ग्रिड दिया जा रहा है वो कार्बोकैटायन और कार्बन आयन को, दैट इफ यू ब्रेक डाउन इनटू अ कैटायनिक एंड द आनायनिक सिस्टम, देन दैट system is going to be stabilized by water hydration or the solvation process. I hope you understand the concept. And when it is going to be stabilized by water hydration or the solvation part, then this kind of breakdown of that alkyl halide will happen. समझ में आ रहा है कि नहीं? सो यहाँ पे पोलरिटी ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीज बोला जा रहा है, तो डिक्रीज तो नहीं होगा, ये पोलरिटी जितना इंक्रीज करेगा, ये जो प्रोसेस मैंने हम लोग ने यहाँ पे लिखा है, ये प्रोसेस उतना स्पॉन्टेनियस होगा, उतना ज्यादा अच्छी से होगा, बिकॉज दिस काइंड ऑफ सॉल्वेशन विल ऑकर मोर इवनली। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो ऑब्वियसली करेक्ट नहीं है। दूसरे ऑप्शन में जाते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विल मोर सुटेबल फॉर दिस रिएक्शन। I don't think that is the correct option, because if you have the nucleophile which will attack that carbon, तुम्हें पता होना चाहिए ये जो कार्बोकैटायन है, that कार्बोकैटायन is an sp2 hybridized कार्बोकैटायन, which is something looking like this. And in that hybridized carbocation, these are the unhybridized p orbitals. And nucleophile, when it will attach from upside direction as well as the downside direction, जब ये अपसाइड और डायरेक्शन और डाउन साइड डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन के साथ जब ये अटैक करेगा, यू हैव दिस इज योर प्रोडक्ट। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ की कोई जरूरत नहीं है जो SN2 में लगता है। द मोर स्ट्रॉन्गर द न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ, द मोर विल बी द SN2 ऑर्डर, जहां पे रेट ऑफ द रिएक्शन इज नॉट डिपेंडेंट ओवर द
न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ एंड ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है वो कार्बोकैटायन बहुत रिएक्टिव है बिकॉज इट पोजेस अ प्लस चार्ज which makes the species very unstable. तो इसमें ज्यादा कुछ मेरा बोलने की जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का मामला नहीं है. द कार्बन इज शोइंग इज प्लस चार्ज प्रीडोमिनेंटली, मतलब परमानेंट प्लस चार्ज है. तो उसके साथ न्यूक्लियोफाइल कैटायन ज्यादा आई थिंक मुझे बॉदर नहीं करेगा बिकॉज इट विल अ वेरी सिंपल reaction, that is a carbocation, a plus charge, a minus charge, they will combine and you have the product. तो ये ऑप्शन भी मुझे करेक्ट नहीं लग रहा है. Now the third option is come, that is the R is bulky, then carbocation become more stable. That is a very interesting statement. Bulky का मतलब है बड़ा साइज का कार्बोकैटायन. जैसे मान लो जब तुम इथाइल में आते हो उसके बाद तुम मिथाइल के बाद जब तुम इथाइल में आते हो उसके बाद जब तुम प्रोपाइल में आते हो, ठीक है, उसके बाद जब तुम आते हो आइसोप्रोपाइल में, ये चीज मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूं, आइसोप्रोपाइल में आते हो, एक चीज तुम्हें याद रखना पड़ेगा, इन एवरी केस द कार्बन नंबर इज गोइंग टू बी इंक्रीज एंड एज द नंबर ऑफ कार्बन इज गोइंग टू बी इंक्रीज, जो बल्कीनेस इंक्रीज कर रहा है. इट्स अ वेरी कॉमन फैक्टर. व्हेन द साइड चेन नंबर इज इंक्रीज, व्हेन द कार्बन नंबर इज इंक्रीज, द बल्कीनेस विल ऑल्सो इंक्रीज. एंड व्हेन द बल्कीनेस इज इंक्रीज, यहाँ पे बल्कीनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी, that how far you can stable this carbocation. और उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं जाऊं तो as the bulkiness of the carbocation is going to be increased, the electron donating ability of that certain system is going to be increased, and that is something represent the carbocation is getting more stability. समझ में आ रहा है कि नहीं? The carbocation is getting more stability. Okay. So when the bulkiness, that is when you go to the methyl, then you go to the ethyl, then you are going to the propyl, then you are going to the isopropyl, then you are going to the tertiary butyl. These are the certain groups which are bulky in nature, and when you consider their bulkiness, along with their bulkiness, the inductive effect will also increase, and when the inductive effect will also increase, the carbocation is going to be stabilized, and that's why 3 degree is far more than 2 degree than 1 degree. तो यहाँ पे जब तुम यहाँ से यहाँ पे जाओगे, the carbocation stability will increase, and that is something represent the compound should have more stability, and the slow step will occur easily. जो स्लो स्टेप था हम लोग का, दैट विल ऑकर इजीली, दैट इज दिस वन. आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है. उसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट पॉइंट में, दैट इज रेसिमाइजेशन टेक प्लेस. अभी रेसिमाइजेशन का जो मामला है वो मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया था. मैंने बोला था ये जो कार्बन है, okay, this is a sp2 hybridized carbon in which you have a unhybridized, यहाँ पे बाहर पे लिखता हूं, unhybridized p orbital, और उसके अकॉर्डिंगली when you have the nucleophile can attack from upside direction as well as from downside direction. Okay, and when it is in upside and the downside direction, it can form two form of stereoisomer which are something called enantiomer in the 50-50 orientation. समझ में आ रहा है कि नहीं? 50-50 orientation, and when they are forming in a 50-50 orientation, that is plus 50 is for the D isomer, plus 50 for the L isomer, or plus 50 for the R, plus 50 for the S. Okay, this is something represent the racemic mixture, because for that mixture the optical activity that is happen is 0.
though it contains optically active compounds, but as they are in equal amount, the enantiomer are in equal amount, then the optical activity should be 0, plus minus that is equal to 0, plus 2 minus 2 that will become 0. तो यहाँ पे अपसाइड और डाउन साइड दोनों डायरेक्शन के साथ ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, बिकॉज दिस कार्बन इज समथिंग रिप्रेजेंट अ प्लानर कार्बन, जिसको ऊपर एक पी ऑर्बिटल है, नीचे एक पी ऑर्बिटल है. न्यूक्लियोफाइल यहां से आ सकता है, न्यूक्लियोफाइल यहां से आ सकता है, एंड फॉर दैट दिस अपसाइड एंड डाउनसाइड डायरेक्शन रूल इज टोटली जस्टिफाइबल. और उसके अकॉर्डिंगली यू हैव द रेसिमिक मिक्सचर, जो उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है 0. सो फॉर SN1 यू हैव द प्रोसेस ऑफ रेसिमाइजेशन, एंड फॉर SN2 यू हैव द प्रोसेस ऑफ इन्वर्शन. ये चीज याद रखना. अभी इन्वर्शन कैसे होता है वो बोलने जाओ तो ये लेक्चर और भी बड़ा हो जाएगा, उसको अभी स्किप करते हैं, बाद में अगर क्वेश्चन आता है तो देखा जाएगा. ठीक है, तो SN1 में रेसिमाइजेशन कैसे होता है मैंने समझाया. 2 पी ऑर्बिटल है, ऊपर में भी आ सकता है न्यूक्लियोफाइल, नीचे में भी न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, और जब नीचे ऊपर दोनों में आएगा दैट यू हैव द इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ 50-50% ऑफ प्रोडक्ट, विच इज समथिंग रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ एनांशियोमर, जिसके अकॉर्डिंगली द ऑप्टिकल एक्टिविटी बिकम 0. वो मिक्सचर को बोला जाता है रेसिमिक मिक्सचर. Okay, I hope you understand, and that's why in the SN1 you have the process of racemization. इसको बोला जाता है कि due to internal compensation the optical activity of that whole system is going to be 0. I hope you understand the concept. ठीक है, तो यहां पे अगर मैं क्वेश्चन पे जाऊं तो for that part the correct options are option number 3 and the option number 4. I hope you understand. These are the correct option that you have to choose between these 4. Okay, तो जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में. ये सारे ऑर्गेनिक का पार्ट है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कंपाउंड है. नोवेस्ट्रोल करके एक ड्रग है, जो ड्रग के अकॉर्डिंगली तुम्हें दिया गया है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नोवेस्ट्रोल. ये तीनों रिएजेंट दिया गया है, बोला गया है कौन सा वाला रिएजेंट यहाँ पे परफेक्ट है फॉर द रिएक्शन विद नोवेस्ट्रोल. तीनों पेयर 3 दिया गया है, 3 रिएजेंट्स दिया गया है, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि तीनों ही काम करेगा विद नोवेस्ट्रोल फॉर दैट केमिकल रिएक्शन. तो पहला वाला रिएजेंट जो दिया गया है वो है ब्रोमीन H2O, दूसरा है HCl ZnCl2, न्यूट्रल FeCl3. अच्छा, और एक भी है जो है I2OH-, अल्कोहलिक HCN, बहुत सारे हैं, NaOCl है, बहुत सारे हैं, हम लगाते हैं एक एक करके. ठीक है, तो पहले कौन सा वाला देख रहे हैं. पहले देखेंगे हम लोग BrH2O. BrH2O में क्या है, ब्रोमीन H2O. ब्रोमीन H2O रिएक्शन होता है जब तुम्हारे पास फेनोलिक OH होता है, बिकॉज ब्रोमीन H2O इज समथिंग रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. अगर तुम्हें याद है तो ये चीज याद रहेगा कि तो एक रिएक्शन था फेनॉल के साथ, जहां पे फेनॉल इज एडेड टू ब्रोमीन वाटर, यू हैव अ व्हाइट प्रेसिपिटेट, जहां पे तुम्हारा जो प्रोडक्ट होता है वो दिखने में कुछ ऐसा लगता है. ये होता है तुम्हारा प्रोडक्ट, जिसके अकॉर्डिंगली यू गेट अ व्हाइट प्रेसिपिटेट. तो BrH2O तो कॉमन है यहाँ पे तो होगा, बिकॉज यू हैव अ फेनोलिक OH व्हिच कैन हैव bromine abstraction over this position. I can explain over this position because orthopara orientation is happen for phenol. समझ में आ रहा होगा. HCl ZnCl2 Lucas reagent. HCl ZnCl2 is one of the most prominent reagent which is used for the aliphatic OH group. कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, प्रेसिपिटेट आएगा. कैसे आएगा, लूकस रिएजेंट ऐड करो, आइडेंटिफाई द एलिफेटिक OH. समझ में आ रहा है कि नहीं. एलिफेटिक OH को आइडेंटिफाई करने में यहाँ पे है एलिफेटिक OH, ये तो है एलिफेटिक OH, और ये 3 डिग्री एलिफेटिक OH है, छोटा नहीं. समझ में आ रहा है कि नहीं. और उसके बाद है न्यूट्रल FeCl3 which is a very famous reaction for phenol. When you add neutral FeCl3 to that system, a violet coloration compound is happen, which is a coordination compound obviously. वो क्या है, violet coloration complex क्या है, ये है. अभी बोलोगे सर
यहाँ पे तो फेनॉल नहीं है, अलग सिस्टम है, लेकिन कोई भी फेनोलिक OH चाहिए यहाँ पे, वो रिलीज होगा। उसके बाद फेनोलिक सिस्टम के लिए ये आइडेंटिफिकेशन हर समय होता है जो यहाँ पे प्रेजेंट है। कलर वायलेट ने दिखाया, कुछ और दिखाएगा, बट इट विल हैव द रिस्पॉन्स ओवर FeCl3। तो एक नंबर ऑप्शन ही हो गया हम लोग के पास, दूसरा ऑप्शन में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक नंबर में ऑप्शन में ही हो गया, दूसरा में जाने में जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज दूसरा में आयोडोफॉर्म का एक रिएजेंट में यहाँ पे देख रहा हूं, जो रिएजेंट यहाँ पे काम पे नहीं लगेगा, बिकॉज द आयोडोफॉर्म रिएक्शन इज हैपन व्हेन यू हैव अ कीटोन और द एल्डिहाइड डेरिवेटिव्स। Okay, when you have a ketone or aldehyde derivative, for that this kind of iodoform test is only happen, otherwise not। और यहाँ पे अल्कोहलिक HCN वाला भी वही है, ये भी कीटोन और एल्डिहाइड के लिए रेस्पॉन्स करता है। सो फॉर द अल्कोहलिक HCN द सेम थिंग विल हैपन। और NaOCl ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हॉफमैन डिग्रेडेशन में लगता है, यहाँ पे इसका कोई ज्यादा काम नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। This is a very 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 interesting concept, very interesting question, जो तुम्हें थोड़ा समझना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि कौन सा रिएजेंट ये नोवेस्ट्रॉल के साथ रिएक्ट करेगा। ये स्ट्रक्चर देख के बहुत सारे बच्चे लोग बोलेंगे कि सर ये स्ट्रक्चर तो बहुत बड़ा है, कैसे करे, ये बहुत सारे ग्रुप को अब फ्लाइंग वेज में रिप्रेजेंट किया गया है, अपसाइड डायरेक्शन, डाउन साइड डायरेक्शन, बहुत सारे चीज़ें हैं, पजल्ड हो जाऊंगा इतना सारा रिएजेंट को। ज़्यादा पजल्ड होने की ज़रूरत नहीं है, जैसा तुम्हारा नॉर्मल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट को तुम डालो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारा वही कॉन्सेप्ट को डालो, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं खूब बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का क्वेश्चन दिया जाएगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है तुम्हारा वही कॉन्सेप्ट तुम्हें यहाँ पे अप्लाई करने पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। So I think I satisfy you for these 3 reagents which can have reaction with novesterol. I hope you understand। बाकी सारे चीज़ों को लेके मैं यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, बिकॉज आयोडोफॉर्म के लिए 3 अल्फा हाइड्रोजन कंपल्सरी है, 3 अल्फा हाइड्रोजन शुड बी कंपल्सरी फॉर दैट कोरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और कीटोन। अल्कोहलिक HCN के बारे में बोला, ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है जो होता है इन एल्डिहाइड और कीटोन मॉलिक्यूल। और सोडियम हाइपोक्लोराइड के बारे में ज़्यादा मुझे बोलना नहीं है। तो द ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। जिन लोगों ने ऑप्शन 1 दिया था, दैट इज द करेक्ट वन टू आंसर। तो इतना बड़ा मॉलिक्यूल देख के ये समझने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सर इतना बड़ा मॉलिक्यूल दिया गया है, कैसे करें। पजल्ड हो जा रहा हूँ इतना बड़ा मॉलिक्यूल देख के, और स्किप करने की ज़रूरत नहीं थी। जिन लोगों ने स्किप किया है वो उन लोगों का गलती था, बिकॉज बहुत बेसिक था ये क्वेश्चन, खाली दिखने में बड़ा था। तो ऐसे डर मत जाना कोई क्वेश्चन को देखे, उसको फेस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में। द लास्ट क्वेश्चन इज द इफेक्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल प्लांट्स लिखा हुआ, पावर प्लांट होना चाहिए था। एसिड रेन क्या क्या होता है, ओजोन डिप्लेशन, ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। मैंने समझा कि ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक से भी जुड़ा हुआ है थोड़ा, तो इसको डाल देते हैं। क्या है इसमें, बहुत सिंपल है। क्या होता है थर्मल पावर प्लांट में, पता है तुम लोगों को क्या होता है थर्मल पावर प्लांट में? बहुत सिंपल होता है, कोल होता है, कोल। ठीक है, कोल को ऑक्सीडाइज किया जाता है। वो ऑक्सीडाइज करने के बाद उसके साथ क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये और वाटर होता है स्टीम। ये स्टीम जो होता है इसके ऊपर टारबाइन रन किया जाता है, और टारबाइन रन करने के वजह से वो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है। अभी ये कोल जो है, ये कोल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है, ये सिंपल एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, सिंपल ऑक्सीडेशन, जो हर एक हाइड्रोकार्बन को अगर तुम करो तो ये चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कोल है इसका परसेंटेज मोस्ट ऑफ द केसेस 60 to 70% होता है कार्बन का, और बाकी जो होता है वो होता है, बाकी नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, फॉस्फोरस होता है, एंड दिस आर द इम्प्योरिटी पार्ट दैट आर इनबिल्ट विद दैट कोल स्पीसीज। अभी इसको तो हम लोग काउंट नहीं करेंगे बिकॉज ये हम लोग का मामला नहीं है, लेकिन जब तुम ऑक्सीडेशन करोगे और बर्न करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस नाइट्रोजन, दिस फॉस्फोरस विल कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड यू हैव सेवरल ऑक्साइड्स, दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O3, N2O5 and so on. And the same thing for sulfur. When you inbuild that sulfur, it will convert into SO2, SO3 because यहाँ पे simple oxidation हो रहा है।
तो इन लोग का भी होगा, बिकॉज ऑक्सीडेशन इज अ कॉमन फेनोमेनन। और हीट तो तुम दे ही रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होगा, ये जो NO2 आ रहा है, ये जो SO2 आ रहा है, दे विल रिएक्ट। क्या होगा, N2O5 प्लस H2O, क्या होगा पता है, बहुत सिंपल होगा नाइट्रिक एसिड। ये जो SO3 है, इसके साथ वाटर का रिएक्शन में क्या होगा, इट विल फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। So these are something acids that comes out by evaporation process, जो मॉइस्चर के साथ कॉम्बाइन करेगा एंड ड्यू टू ग्रेविटी दे विल फॉल डाउन इनटू द अर्थ सरफेस, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। ओके, सो द इफेक्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट, जो बहुत, जैसे हम लोग के यहाँ पे बैंडल में एक है थर्मल पावर प्लांट, बहुत जगह में है थर्मल पावर प्लांट्स। प्रोसेस यही है, यही मैकेनिज्म को यूज किया जाता है, यही रिएक्शन को यूज किया जाता है, लेकिन इसके साथ इम्प्योरिटीज होता है, बिकॉज जो लिग्नाइट या बिटुमिनस से यूज किया जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस एज अ कोल, उसके साथ इम्प्योरिटीज होता है एज अ नाइट्रोजन, एज अ सल्फर, एज अ मिनरल्स। ओके, एंड व्हेन दे आर एक्सपोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज अ बर्निंग प्रोसेस, तो उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, सेस्क्यू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो प्रिपेयर होगा, जो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके दे विल हैव एसिड्स एंड वी हैव द एसिड रेन एज आवर प्रोडक्ट, जो आज के दिनों में बहुत बढ़ गया है, बिकॉज जो भी सारे रेन्स होता है उन लोगों का जो pH वैल्यू है वो बहुत कम होता है कंपेयर टू द अदर वन। पहले जो होता था, अभी दिन जितना जा रहा है ड्यू टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये pH वैल्यू धीरे धीरे कम होता जा रहा है, विच मेक्स अ रिमार्केबल फैक्ट इन वेरियस काइंड ऑफ थिंग। जैसे मान लो जो पत्ते होता है, वो लीव्स जो होता है, दैट शुड बी ग्रीन इन कलर, बट व्हेन द एसिड रेन इज फॉर्म, दे आर कॉन्टैक्ट विद द एसिड, दे विल लॉस देयर क्लोरोफिल पिगमेंट्स एंड दे विल टर्न इनटू अ येलो कलर। दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो अभी बहुत जगह बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत सेमिनार्स हो रहा है इसके बारे में कि अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, अबाउट एसिड रेन, दैट इज अबाउट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट इज हैपन बिकॉज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो जो भी है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ थर्मल प्लांट का जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है एसिड रेन। जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ ऐसा है, समझ में आ गया होगा। तो ये भी सारे क्वेश्चंस था, और एक क्वेश्चंस था एल्किन के ऊपर, कुछ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की क्लोरीनेशन के बाद कितना ऑप्टिकली एक्टिव आएगा। वो क्वेश्चन का फॉर्मेट मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं लगा, बिकॉज मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, ये मेमोरी बेस्ड पार्ट है, मेरे सोर्स से जो निकला है वही है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो थोड़ा प्रोमिनेंट नहीं लगा। अगर फ्यूचर में मैं उसका जो क्वेश्चन होगा उसका, अगर मेरा जो उसका क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो अगर प्रोमिनेंटली मुझे मिलता है तो आई विल एक्सप्लेन दैट पार्ट। वो क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पाया, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज जो क्वेश्चन था वो मुझे सही नहीं लगा, इसीलिए मैंने मेरा वो क्वेश्चन स्किप करने की कोशिश की, मतलब स्किप किया मैंने उसको। तो जो भी है, दिस इज द पार्ट दैट these are the 7 questions that are coming to the JEE Mains, including that is 8 questions that are coming the JEE Mains 2020 3rd September morning shift portion. Okay, I hope you understand the entire thing that I am explaining to you. अगर समझ में नहीं आया है तो कोई भी जगह कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, अच्छे से देखो। हम लोग का कुछ दिनों बाद ही इनऑर्गेनिक का सॉल्व पेपर आने वाला है। ओके, यही 3rd सितंबर का इनऑर्गेनिक पोर्शन, वहाँ पे भी अराउंड ये 8 to 10 क्वेश्चंस है अबाउट द इनऑर्गेनिक पोर्शंस। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया अभी तक बहुत ही फंडामेंटल्स क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आई थिंक तुम्हें फ्यूचर में बहुत हेल्प होगा इफ यू अंडरस्टैंड द होल थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड ऑब्वियसली पढ़ाई करो, पढ़ाई में ध्यान रखो, एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब टू माय चैनल दैट इज B.Chemistry। इफ इट्स द वीडियो इट्स हेल्पफुल टू यू, लाइक बटन दबा देना। थैंक यू वेरी मच। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।